एक भैंस की तरह बताया कि भैंस के सामने बिन बजाओगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथी विधायकों ने सबने इस प्रकार से हमने एक्ट किया ताकि जनता समझे कि किस प्रकार से सरकार आम जनता की बात नहीं सुनना चाहती। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मामले हैं, चाहे वन भूमि के पट्टों के मामले हैं, उस पर सरकार को जब जगाते हैं। हमारे साथ हम लोग नेपा नगर गए थे, कमलेश्वर जी भी हमारे साथ गए थे। वहाँ से हमने आदिवासियों की बात और अन्य समाज के लोग जिनका सदियों से जंगल की ज़मीनों पे काबिज है, 2006 के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2006 के पहले वालों को देना है पट्टे, लेकिन क्यों नहीं दे पाए। और अवैध कब्जे होते हैं तो इसके अंदर सरकार के कौन लोग हैं, फॉरेस्ट कैसे कौन लोग हैं जो कब्जे करवा रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी, सदन में हमने मांग उठाई कि इसको आप, जब आज की ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, साक्ष्य की आवश्यकता है, तो आपके पास हर मोबाइल में गूगल सैटेलाइट रहती है, इमेजरी सबके पास, तो आप गूगल इमेजरी को प्रमाण क्यों नहीं बनाते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था, तो फिर सरकार ने अभी जब हम कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को रखा पक्ष को, प्रदेश के पूरे 1.5 लाख से ज़्यादा पट्टे पड़े हैं पेंडिंग, सरकार ने उसको माना कि अब हम सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग बात है। अब करा पाती कि नहीं करा पाती, आने वाले 1-2 महीने में पता चले। मैं समझता हूँ कि किसी की भी ज़मीन का अक्षांश देशांश देखना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में डालोगे आपको मोबाइल पे दिख जाते कि सरकार के पास सब डेटा है 20 साल 30 साल पुराना, कि यहाँ पर काबिज है कि नहीं या जंगल है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब करना नहीं करना अलग बात है। निश्चित तौर से कानून व्यवस्था को लेकर हमने बात उठाई। आपके रीवा इस क्षेत्र में भी कई घटनाएं घट रही है, बलात्कार हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी मैं समझता हूं कि रोज 7 दलित आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर 23,000 से ज़्यादा महिलाएं लापता है। सरकार ने विधानसभा के इसमें जवाब में कहा। तो इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेके, चाहे हत्याओं को लेके, चाहे ड्रग को लेके, चाहे बलात्कार की घटनाओं को लेके, चाहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार को लेके, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में किस प्रकार से फैल रही है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कई बार चिताया कि आप इस विभाग के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री भी है साथ में, तो आप के पास समय होना चाहिए इस विभाग के लिए किस प्रकार से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि गृह विभाग को समय कम देते। मैंने उनको सलाह दी कि आपसे नहीं संभलता तो आप और किसी को दे दो। अभी मुझे मालूम पड़ा यहाँ के एसपी जो हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। जो चर्चाएं सामने आई है और थानेदार परेशान हैं और एक उप मुख्यमंत्री के आप रबर स्टाम्प बन के काम कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि यहाँ के एसपी जो हैं, अगर इस प्रकार से आप काम करेंगे पार्टी बन के, तो कांग्रेस पार्टी भी ध्यान रखेगी कि आपकी हरकतें क्या थी। ड्रग को आप रोक नहीं पा रहे, आप यहाँ पे कोरेक्स को रोक नहीं पा रहे, तो क्या कारण है। मुझे यहाँ तक जानकारी मिली कि शराब एमआरपी से ज़्यादा रेट में बिक रही है। एमआरपी से ज़्यादा रेट में जा रही है तो किसके पास पैसे जा रहा है, एसपी बताएं। क्या आपके पास जा रही कि आप और किसी को दे रहे हैं, ये भी बताएं एसपी। मैं विवेक सिंह से पूछना चाहता हूँ। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 70 लाख से ज़्यादा केस है, 108, 151, 107 ऐसी छोटी धाराओं के, जिस प्रकार से पुलिस का बीजेपी उपयोग कर रही है।
तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास की, इसीलिए आवाज़ ना दबे, हम सब अभय मिश्रा जी के साथ है और लड़ेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। रही दूसरी बेटा सवाल, दूसरा सवाल आपका था कि उसके वादे खिलाफी। 3,000 का वादा किया था, बड़े बड़े पिंक बोर्ड लगाए थे कि चुनाव में 3,000 रुपये लाडली बहना को देंगे, 1250 पे रुक गए और नाम कटना चालू कर दिया। कई नाम, लाखों नाम उड़ा दिए महिलाओं के। नियम ऐसे बना दिए है कि आपने कहा महिलाओं को देंगे, लेकिन 60 साल से ऊपर वाली को दे नहीं रहो, कोई विधवा महिला उसको दे नहीं रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये नियम की दांव पेच के बजाय बीजेपी को पूरा वादा करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम प्रदेश के अंदर निवेश लाएंगे, कागजों पे निवेश है, इन्वेस्टर मीट हो गई, जनता के पैसे से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रदेश पे निवेश आया? तीसरा, क्या इन्होंने कहा था कि किसान को हम 8 से 12 घंटे बिजली देंगे और गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देंगे और फलिए के अंदर, टोले के अंदर 24 घंटे बिजली रहेगी? तो क्या प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली हर टोले में आई? अगर आई है मुझे बताया, उमंग सिंगार अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार है, खुली बात करता हूँ। तो रही बात खाद की बात, खाद को लेके भी आपने इनके घोषणा पत्र में कहा था, तो आप देख सकते हैं किसान खाद को लेके कैसे परेशान है, लाइनें लग रही है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भर्ती घोटालों की निष्पक्ष रहेगी, लेकिन भर्ती घोटालों के अंदर किस प्रकार से लाखों लोगों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। पिछड़ों की बात करी थी इन्होंने कि हम 27% और पिछड़ों की बात करेंगे, लेकिन यही सरकार करोड़ों रुपए देके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछड़ों का आरक्षण रोकना चाहती परीक्षा में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार हर मामले में फैल रही है, चाहे कानून व्यवस्था पे, चाहे किसान पे, चाहे युवाओं पे। और रही बात कर्ज लेके घी पी रही है, कर्ज मुक्त करने की बात करी थी प्रदेश को, हर महीने, हर 2 महीने 5,000 8,000 रुपये आप कर्ज ले रहे हो। हजारों करोड़ की कीमती ज़मीनें आपके रीवा शहर की सस्ते भाव में बेची जा रही है। क्यों बेची जा रही है? भूमि अधिग्रहण नियम 2013 ये कहता है कि बाजार मूल्य से आप बेचेंगे या खरीदेंगे, तो क्यों नहीं? क्यों आप गाइडलाइन के नाम से बहाना करके आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? बताओ मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी जवाब। हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाती है और मैं समझता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस वादे को पूरा कर पाएगी 5 साल? तो मैं समझता हूं कि यही वादा जब पूरा नहीं होगा तो सरकार बीजेपी के खिलाफ उसको ये पाला पड़ेगा। तो मैं समझता हूं आने वाले समय भी कांग्रेस, अभी तो चुनाव के समय 3.5 साल है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को, अपने परिवार के व्यक्ति को नौकरी में कैसे मिले, कैसे पिछड़े को आरक्षण मिले, कैसे बेरोजगार के लिए सरकार लोन दे, इन पे होना चाहिए चर्चा है, ना कि आप किसी का वोट खरीद के आप 5 साल सरकार को भूल जाते हो। ना आप किसान को खाद दे पा रहे हो, ना किसान को बिजली दे पा रहे हो, ना युवाओं को नौकरी दे पा रहे हो, ना आप परीक्षाओं के जिस प्रकार से बढ़ती घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपने कहा कांस्टेबल परीक्षा के अंदर 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 6 लाख उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन किस प्रकार से लोग नाम और किसी का परीक्षा और कोई दे रहा। तो ये जनता को जागरूकता की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को ये देश, ये प्रदेश, ये गांव हमारा है, जब भी पूरा इससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक, एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग की कार्यशैली आपने देखी पिछले 11 साल के अंदर, कांग्रेस के समय ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी चुनाव आयोग जिस प्रकार से एक रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, और आप सब वोट डालते हैं, आप सबको अधिकार है कि वोट सही गया गलत गया। अब चुनाव आयोग कहता है गोपनीयता भंग होगी। अगर पूरे विश्व के अंदर जहाँ ईवीएम बंद हो चुकी है, सिर्फ 2-4 देश बचे हैं
जिसमें एक भारत है, तो क्यों नहीं आप बंद करना चाहते ईवीएम? रही बात, अगर दावे आपत्ति लगती है जो आप चुनाव के समय लगाते हैं 6, 7, 8 के अंदर, किसका नाम जुड़ा किसका घटा, उसमें चुनाव आयोग दावे आपत्ति के बाद जिस प्रकार से गोपनीयता बना के रखता, तो क्यों बना के रखता है? क्या आम जनता को अधिकार नहीं है, आम वोटर को अधिकार नहीं है कि उसका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी हेराफेरी है और बहुत स्मार्टली किया जा रहा है। वोटर लिस्ट को किस प्रकार से, आखिरी वोटर लिस्ट को छुपा के काम करना, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। चुनाव आयोग हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। चूँकि अध्यक्ष जी ने नाम ले दिए तो मैं दोबारा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार रीवा के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने सालों से जो रीवा पे दाग लगा हुआ है, कोरेक्स को लेके, अवैध नशे को लेके, वो दाग नहीं धो पा रहे। तो मैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से जानना चाहूँगा कि आप जिस रीवा के रहने वाले हैं, क्या अभी तक आप रीवा को नशा मुक्त क्यों नहीं बना पाए? यहाँ के सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारी साथी बता रहे थे कि जगह जगह क्वार्टर की तरह कोरस की बोतलें मिलती हैं नालियों में। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी आज सक्षम है कि अपने रीवा शहर जहाँ से आप जीतते हैं, इसको लेके आप दिल से, ईमानदारी से पहल नहीं कर पा रहे? तो ये बड़े दुख की बात है एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए कि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, जिसके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो अपना ही गृह जिला, गृह नगर को नशे से मुक्त नहीं कर पा रहा। बड़े शर्म की बात है। साथियों, इस बारे में हमने विधानसभा में भी बात उठाई थी ड्रग को लेके। एमडी ड्रग जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर 1800 करोड़ की पकड़ाई, फिर कई ऐसे लोग जिनके भारतीय जनता पार्टी से तार थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। तो मैं क्या बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों को क्यों आगे बढ़ा रहे? क्या कहीं ना कहीं आप परोक्ष रूप से बीजेपी के किन नेताओं का हाथ है और प्रदेश के युवाओं को आप क्यों नशे की ओर धकेल रहे हो? सरकार लीपापोती करना चाहती हर जांच को लेके। हमने सदन में प्रदेश की बात करी, ओबीसी आरक्षण की बात करी। सुप्रीम कोर्ट में 13% आरक्षण की सरकार अपनी तरफ से एफिडेविट नहीं देना चाहती, पिछड़ों को पीएससी के अंदर आरक्षण नहीं देना चाहती। तो सरकार वोट तो लेना चाहती है ओबीसी के, लेकिन उनको उस वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहती, गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। ऐसे ही किसानों की बात आपके क्षेत्र में भी है, पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को लेके सरकार के मंत्री विधानसभा के अंदर जवाब देते रहे कि हर किसान को खाद मिल रही है, किसी को कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा आप मीडिया से जानकारी मिलती है, कई किसान संगठन पार्टी के लोग भी कहते हैं कि किसान लाइन में खड़ा है, पुलिस की झड़प हो रही है, खाद की लूटमार हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, नकली खाद बिक रही है, लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के कानों में जू तक नहीं रहेगा। निश्चित तौर से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके रीवा जिले के में भी
110 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला हुआ उप मुख्यमंत्री के ज़िले में, और किसका परिचय किसका है ये आप समझ सकते हैं। और कई ऐसे ब्लैक लिस्टेड ट्रांसपोर्टर है जिनको भुगतान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेके किस प्रकार से आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रदेश के में भी एक बड़ा घोटाला हुआ 100-125 करोड़ का इस ज़िले में, मऊगंज विशेष रूप से। यहाँ के एएनसी क्या कर रहे हैं आप जानते हैं कि उस पर भी किसका हस्त है, उप मुख्यमंत्री जी के क्यों खास है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि रायन शुक्ल जी को इसमें जवाब देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में क्या स्थिति है आपको पता ही है, और मेरे से बेहतर लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि किस प्रकार से रीवा में स्वास्थ्य की सुविधाओं में फर्जी घोटाले चल रहे हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक लड़ाई चल रही है पूरे देश के अंदर, आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो चोरी की बात करी है, वोटों की बात करी है, वो अपनी जगह है। एक ही घर में 100 लोग निकल रहे हैं, एक ही वोटर लिस्ट पे एक ही व्यक्ति के नाम निकल रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर आपसे मैं जवाबदारी से कह सकता हूं कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पे सरकार ने वोट बढ़ाए, फर्जी वोट बढ़ाए और सीटें जीती। कल इसकी हम लोग भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से जनमत हासिल किया। 160 से अधिक अगर इनके हैं एमएलए, तो वो जीते हैं तो फर्जी मतदाता सूची, फर्जी वोटर के कारण जीते, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बनती। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक लोकतंत्र की बचाने की बात करी है, और उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने, जैसे अभय भाई पे घटना घटी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज हम लोग आए हैं। तो झूठा प्रकरण किया गया, पूर्व त्रिपाठी विधायक ने किस प्रकार से डीएसपी एक महिला अधिकारी के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया कह सकता हूँ, और किस प्रकार से दबाव बनाया गया। तो इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ